हेलो गाइस, वेलकम टू सिग्मा लर्निंग। आज यार हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के पार्ट 3 में हैं और आज जो हम लोग टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है वैलेंसी, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो वैलेंसी को समझने के पहले अपन समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो यार अपन ने लास्ट वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि आउटरमोस्ट शेल क्या होता है ना। जैसे अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो ये आपका क्या होगा, आपका शेल हो गया। अगर ये आपका एक ही शेल है इसमें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक ही शेल है तो ये आपका आखिरी वाला शेल यही हो जाएगा। अगर इसमें अगर दो शेल होते हैं, अगर ऐसा एक और शेल यहाँ पे होता तो इसमें आपका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है, ये आपका आउटर मोस्ट शेल होता। अगर यहाँ पे अगर तीन शेल होते हैं ऐसे तो आपका आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है, ये वाला होता है ना। सो वही बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में उसको अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सपोज ये आपका आउटर मोस्ट शेल है और इसमें अगर आपका तीन इलेक्ट्रॉन्स है, सो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, तीन इलेक्ट्रॉन्स हुए। ओके, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स वाज दस एक्सप्लेन्ड एज द अटेम्प्ट टू अटेन ए फुली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है यार कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट उसको अपन क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी अब क्या होता है, ये एक ऐसा टेंडेंसी होता है जिससे रिएक्ट होते हैं मॉलिक्यूल से। क्या रिएक्ट होते हैं, एटम्स रिएक्ट होते हैं, राइट। अब वो सेम एटम से भी हो सकता है, डिफरेंट एटम से भी हो सकता है, राइट। सो वो डिपेंड करता है। अब देखो ये चीज़ मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगा ये पॉइंट को। अभी अपन फिलहाल आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, सो एन आउटरमोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स वाज सेड टू possess an octet. Atoms would thus react so as to achieve an octet in the outermost shell. This was done by sharing, gaining or losing electrons. अब देखो आउटर मोस्ट शेल क्या होता है वो हमने समझ लिया है ना। अब ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट मतलब यार अगर आपका आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको अपन ऑक्टेट बोलते हैं। और जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, आपका इनर्ट हो जाता है, वो आपका किसी से रिएक्ट नहीं करता है, वो एकदम लीस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, वो किसी से रिएक्ट करेगा ही नहीं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ओके, सो जितने भी एटम्स होते हैं यार वो ऑक्टेट अचीव करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए, ताकि वो किसी और से रिएक्ट ना करे। सो जितने भी एटम्स होते हैं वो किसी से भी रिएक्ट कर लेते हैं जिससे वो स्टेबल हो जाए, वो बहुत जल्द स्टेबल होना चाहते हो। तीन तरीके से हो सकता है, या तो अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे, या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे। ठीक है, अब ये क्या क्या कंडीशंस होते हैं अपन आगे समझेंगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड सो एज टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the outermost shell gives us directly the combining capacity of that element. अब देखो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि सपोज अगर आपका हीलियम है, अब देखो अपन एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन में पहले एक न्यूक्लियस बना दिए, फिर अपना 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा पहले ऑर्बिट में, फिर अपना सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हुए, 6 हुए। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 है ना, तो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 हो जाएंगे। ओके, अब इसमें बोल रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आइदर वो अपना लॉस कर सकता है, गेन कर सकता है, या तो शेयर कर सकते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो देखो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको ऑक्टेट बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, है ना। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर लेगा, तो इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, इसलिए इसका जो वैलेंसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर आउटरमोस्ट शेल, देयरफॉर ईच वन ऑफ दैम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, सो दे आर सेड टू हैव वैलेंसी ऑफ 1। समझे, जैसे कि ये मैं बताया आपको ऑक्सीजन का, वैसे ही आपका ये जो हाइड्रोजन है, लिथियम है और सोडियम है, उसमें आपका आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका जो वैलेंसी जो आपका हो जाता है वो आपका 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, अब देखो इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी, then valency is determined in a different way. For example, the fluorine atom has 7 electrons in the outermost shell and its valency could be 7, but it is easier for fluorine to gain 1 electron instead of losing 7 electrons. इसमें वही बोल रहा है कि ये जो मैं आपको ऑक्सीजन के केस में जो मैं बताया ना, वही केस इसमें भी आ रहा है। ठीक है, कि अपन इसमें जो वैलेंसी है उसको 6 नहीं बोल सकते, ठीक है, बोल सकते हैं बट 6 नहीं होगा वैलेंसी। ओके, ठीक है, तो इसके लिए आपका ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है
ठीक है। तो इसमें आपको ऑक्टेट बनाना है, तो इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपको गेन करना ज़्यादा ईजियर होगा रेदर देन 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना, है ना। सो इसलिए आपका वैलेंसी आपका 2 होता है, ओके। तो वही चीज़ इसमें क्लोरीन के केस में इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है, राइट, कि इसमें क्या होता है। सो चलिए आगे देखते हैं। देखो ये एक टेबल है यार, इसमें आपको वैलेंसी दिया हुआ है। तो देखो हाइड्रोजन का आपका देखो 1 है, ठीक है। हीलियम का देखो इसका कम्प्लीटली फुलफिल्ड है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है 2 ही हो सकता है पहले ऑर्बिट में, है ना, इसलिए इसका वैलेंसी क्या है 0 है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका इनर्ट गैस होता है यार, ओके। लिथियम में देखो आपका आउटर मोस्ट शेल में 1 है तो 1 है, बेरिलियम में देखो 2 है तो 2 है, ठीक है। बोरॉन में 3 है तो 3 है, कार्बन में 4 है तो 4 है। अब देखो 4 है तो देखो या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है या तो वो शेयर कर सकता है, तीनों कर सकता है यार। तो इसलिए यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पे देखो नाइट्रोजन में आपके 5 है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा रेदर देन गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इसलिए इसका जो वैलेंसी होगा वो 3 होगा, 5 नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ज़्यादा ईजी है रेदर देन लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। लाइकवाइज आपका ऑक्सीजन में जैसे कि मैंने बताया अभी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो गेन कर लेगा तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, ओके। वैसे आपका फ्लोरीन में 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। नियॉन में देखो 8 है, कम्प्लीटली फुलफिल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका इनर्ट गैस हो जाएगा, ओके, ठीक है। ये लीस्ट स्टेबल ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, ओके। सोडियम में क्या है, सोडियम में देखो 8 और यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 1 है, तो इसका 1 हो जाएगा वैलेंसी। इसमें देखो मैग्नीशियम में 2 है तो इसका 2 हो जाएगा, एल्यूमिनियम में 3 है तो 3 हो जाएगा, सिलिकॉन में 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फास्फोरस में 5 है, ठीक है, तो इसका 3.5 है। इसका सल्फर में देखो 6 है तो ये 2 है, ठीक है। क्लोरीन में देखो 7 है तो 1 है, 8 है तो 0 है। समझ रहे हो ना यार, जैसे कि मैंने पहले समझाया सब वैसे ही है पूरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर। सो वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम जानते हैं यार कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना। सो इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसमें, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर बोल देते हैं। सिंपल यही है उसका डेफिनेशन, ठीक है। वो डिनोट करते हैं अपन Z से, ठीक है। और ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z। मतलब अगर एक एटम है आपका, अगर एलिमेंट आपका हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन आपका एलिमेंट है, तो इसके जितने भी एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, उसके सारे के एटॉमिक नंबर सेम होंगे। अगर Z का जो वैल्यू होता है हाइड्रोजन के लिए वो 1 होता है, तो सब एटम जो हाइड्रोजन का होगा सबका Z का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1 बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, है ना, इसलिए ये आपका क्या होता है, Z1 होता है। सिमिलरली फॉर कार्बन Z इज इक्वल टू 6, ठीक है। Therefore, the atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom. So ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा किसका, एटॉमिक नंबर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मास नंबर। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अपन एक साथ कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो बेसिकली जो आपका मास होता है वो आपका न्यूक्लियस का मास ही होता है, मेनली आपका एटम का मास, ओके। फॉर एग्जांपल मास ऑफ कार्बन इज 12U बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। सो 6U + 6U इज इक्वल टू 12U। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो कि उसमें आपके 6 आपके उसमें प्रोटॉन्स है और 6 उसमें न्यूट्रॉन्स है, इसलिए 6 + 6 आपका कितना हो गया, उसका मास नंबर 12 हो गया, किसका, कार्बन का। सिमिलरली आपका एल्यूमिनियम में वो 27 हुआ। 27 कैसे हुआ, उसमें 13 प्रोटॉन्स हैं और 14 आपका न्यूट्रॉन्स है, तो 13 + 14 इज इक्वल टू 27, ओके। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा किसका, मास नंबर का, ओके। ये डिनोट करते हैं अपन इसको A से। इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटन एज लाइक दिस, ओके। तो देखो कैसे लिखेंगे, आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट आपका यहाँ पे आएगा, मास नंबर आपका ऊपर में यहाँ पे आता है, एटॉमिक नंबर आपका नीचे में यहाँ पे आता है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो अगर ये आपका X अगर आपका वो एलिमेंट का सिंबल है, A अगर आपका उसका मास नंबर है और अगर Z आपका उसका एटॉमिक नंबर है, तो इसको अपन ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे अपन उसको लिखेंगे।
जैसे कि अगर मैं कार्बन का लिखूं तो कार्बन का सिंबल जो आपका होता है वो आपका C होता है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका होता है 6 और उसका जो एटॉमिक मास होता है, मास नंबर जो होता है वो आपका होता है 12। तो उसको अपन ऐसे लिखेंगे। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स। So isotopes are defined as the atoms of the same element having the same atomic number but different mass number. So इसको मैं सिंपल आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। सेकंड पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। So the chemical properties of isotopes are similar but their physical properties are different. So chemical properties isotopes के क्या होते हैं, सेम होते हैं, और physical properties क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन का। सो हाइड्रोजन के यार 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, H11, H12, H13। इसको अपन बोलते हैं प्रोटियम, इसको अपन बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको अपन बोलते हैं ट्राइटियम। सो 3 आइसोटोप्स होते हैं यार हाइड्रोजन के। तो देखो इसमें आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होगे तो इसमें जो एटॉमिक नंबर है तीनों का क्या है, सेम है, और आपका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, अलग अलग है। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिसमें आपका जो मास नंबर होता है वो आपका डिफरेंट होता है और आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है और वो सेम एलिमेंट्स के होते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका कार्बन भी होता है यार। कार्बन में आपका होता है C612 और C614। तो देखो इसमें सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन यार ये 3 एक मेजर एप्लीकेशंस है। पहला, एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, इसमें को कुछ समझाने का कुछ नहीं है, बस ये समझने का है, आपको समझ आ जाएगा। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। सो ये सारे आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आइसोबार में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स व्हिच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। आपको ये चीज़ समझ आ ही रहा होगा यार डेफिनेशन से, मैं आपको समझा देता हूँ और अच्छे से। देखो 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, आर्गन का और कैल्शियम का। इसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है 18 होता है, इसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है, और इसका जो मास नंबर होता है आपका 40 होता है, इसका जो मास नंबर होता है वो 40 होता है। तो देखो इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आपके जो आर्गन है वो अलग है, कैल्शियम अलग है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स है। आइसोटोप में क्या होता था, सेम एलिमेंट होता था, इसमें क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है और सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। समझ गए, ये आइसोटोप से अलग है। उसमें क्या था, सेम एलिमेंट, इसमें क्या है, डिफरेंट एलिमेंट। उसमें क्या था, सेम एटॉमिक नंबर, इसमें क्या है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। उसमें क्या था, डिफरेंट एटॉमिक मास, इसमें क्या था, सेम एटॉमिक मास। तो ये आइसोटोप से डिफरेंट, ये आइसोटोप का क्या है, अपोजिट है। एक तरह से आप ऐसे मान सकते हो, आपको याद रखना है तो, ठीक है। सो यहीं पर यार आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपका केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया 9 का यहाँ पे। अब मैं आपका ज्योग्राफी कवर करूँगा 9 का, ठीक है। सो ये चैप्टर काफ़ी छोटा था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने काफ़ी अच्छे से कराए हैं। सो प्लीज़ पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा जिन्होंने पूरा वीडियो नहीं देखा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।